तो चलिए आज समझते हैं दिल्ली दरबार की कहानी को। ये सिर्फ कोई राजा महाराजाओं का जलसा नहीं था, नहीं, ये था ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे भव्य शक्ति प्रदर्शन। ये वो 3 बड़ी घटनाएं थीं जिन्होंने भारत के नक्शे और तकदीर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज के सफर में हम देखेंगे कि आखिर ये दरबार शुरू ही क्यों हुए, 1877 से लेकर 1911 तक इन दरबारों में क्या-क्या हुआ, और सबसे दिलचस्प बात, कैसे इसी शाही तमाशे ने अनजाने में ही सही आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दरबार आखिर था क्या, मतलब अंग्रेजों को अचानक एक मुगलिया रस्म अपनाने की क्या जरूरत आन पड़ी। बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? तो देखिए, ये जो दरबार शब्द है ना, ये आया है फारसी से, और इसकी परंपरा शुरू की थी मुगल बादशाहों ने। सोचिए, एक बड़ा सा हॉल, बादशाह तख्त पर बैठे हैं और सारे सूबेदार राजे रजवाड़े आकर अपनी वफादारी पेश कर रहे हैं। ये पावर का, सत्ता का एक लाइव डेमो था, समझिए। तो सवाल फिर वही, 1857 की क्रांति ने तो अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी, तो फिर उसके ठीक बाद उन्होंने इस मुगल परंपरा को क्यों अपनाया? कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, है ना? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट, कह सकते हैं बहुत ही शातिर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में छिपा है। अंग्रेजों को ये साबित करना था कि अब असली बादशाह वो हैं, मुगलों के सच्चे वारिस, और इसके लिए दिल्ली से बेहतर स्टेज क्या हो सकता था। ये एक मैसेज था, एक साफ साफ मैसेज कि अब बगावत के बारे में सोचना भी मत। तो चलिए अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन दरबारों को एक एक करके देखते हैं। पहले 2 दरबारों ने एक पैटर्न सेट कर दिया। एक तरफ जबरदस्त शानो शौकत और दूसरी तरफ उतने ही गहरे विवाद। तो कुल मिलाकर 3 बड़े शाही दरबार हुए। याद रखने में आसान है, 1877, 1903 और 1911। पहला था क्वीन विक्टोरिया के लिए, दूसरा किंग एडवर्ड VII के लिए, और तीसरा तो सबसे बड़ा था क्योंकि उसमें किंग जॉर्ज V खुद भारत आए थे। तो बात करते हैं पहले दरबार की, 1877 में। इसका मेन मकसद था क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद यानी भारत की साम्राज्य का टाइटल देना। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस पूरी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही डरावनी सच्चाई छुपी थी। जिस वक्त दिल्ली में ये जश्न हो रहा था, उसी वक्त दक्षिण भारत में लाखों लोग भयानक अकाल से मर रहे थे। सोचकर देखिए, एक तरफ शाही दावतें और दूसरी तरफ भूख। इस बात पर जबरदस्त विवाद हुआ, और होना भी चाहिए था। फिर आया 1903 का दरबार। इसे ऑर्गेनाइज किया था लॉर्ड कर्जन ने, और भाई उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने दिल्ली के बाहर एक खाली मैदान को एक पूरे के पूरे शहर में बदल दिया, एक टेंट का शहर। सोचिए, वहां अपना पोस्ट ऑफिस था, टेलीग्राफ लाइनें थीं, और एक छोटी सी रेलवे लाइन तक बिछा दी गई थी। ये बस एक इवेंट नहीं था, ये पावर का खुला प्रदर्शन था। लेकिन ये दोनों दरबार, 1877 और 1903 वाले, ये तो बस एक ट्रेलर थे। असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा, सबसे भव्य शो होने वाला था 1911 में। 1911 का दरबार इतना खास क्यों था? क्योंकि इतिहास में ये पहली और आखिरी बार हुआ कि ब्रिटेन का कोई सिटिंग मोनार्क यानी गद्दी पर बैठा हुआ बादशाह किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी खुद इस दरबार के लिए भारत आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 6170। कोई अंदाजा है ये क्या है? ये हीरो की संख्या है। 6170 हीरे जो उस खास ताज में जड़े थे जिसे इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया कहा गया। इसे किंग जॉर्ज ने इसी दरबार में पहना था। वजन था इसका करीब करीब 1 किलो। मतलब बस कल्पना करके देखिए उस शानो शौकत की। मगर इतनी चकाचौंध के बीच एक चिंगारी भी भड़की। बड़ौदा के महाराजा थे सयाजीराव गायकवाड़। उन्होंने जो किया वो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने शाही प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। नियम के हिसाब से उन्हें 3 बार झुकना था, पर वो बस एक बार थोड़ा सा झुके और फिर सम्राट की तरफ पीठ करके सीधे चले गए। ये देखने में छोटी सी बात लगती है, पर ये उस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। इसने साफ दिखा दिया कि ऊपर ऊपर सब ठीक है, पर अंदर ही अंदर तनाव बहुत ज्यादा है। लेकिन 1911 के दरबार की असली कहानी इसके चमक दमक या महाराजा के विरोध में नहीं है। असली धमाका तो अभी होना बाकी था। सम्राट ने 2 ऐसी घोषणाएं की जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
और इन घोषणाओं ने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये थे वो दो धमाके। ऐलान नंबर 1, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल अब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाती है, और ऐलान नंबर 2, बंगाल का 1905 का विभाजन, जिस पर इतना बवाल हुआ था, उसे रद्द किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त ये खबरें किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं थी। अब ये राजधानी बदलने का फैसला, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक बहुत ही सोचा समझा पॉलिटिकल मूव था। देखिए, कलकत्ता उस वक्त व्यापार का सेंटर तो था, पर वो धीरे धीरे राष्ट्रवादी आंदोलनों का गढ़ भी बनता जा रहा था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि पावर सेंटर को वहां से हटाकर दिल्ली ले आओ, जो हमेशा से बादशाहों की राजधानी रही है। ये एक सिंबॉलिक मूव था, ये जताने के लिए कि अब असली रूलर हम हैं। तो इस आखिरी और सबसे शानदार दरबार का नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत, इसकी लेगेसी दोहरी थी। एक वो जो हमें आज भी पत्थरों की इमारतों में दिखती है, और दूसरी वो जो लोगों के दिलों और दिमाग में एक आंदोलन की शक्ल ले रही थी। तो एक तरफ इस दरबार का नतीजा था एक नया शहर, जी हाँ, हमारी आज की नई दिल्ली, और दूसरी तरफ यही दरबार अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद की आग में घी का काम कर गया। कैपिटल बदलने की घोषणा के साथ ही एक मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 2 आर्किटेक्ट्स, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को जिम्मेदारी दी गई एक ऐसा शहर बनाने की जो ब्रिटिश राज की ताकत का जीता जागता सबूत बने, एक ऐसा स्मारक जो सदियों तक खड़ा रहे। और देखिए विडंबना, अंग्रेजों ने ये सब किया था अपनी पावर दिखाने के लिए, अपना दबदबा कायम करने के लिए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बहुत से भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ये तमाशा गुलामी का, जुल्म का और अपनी संस्कृति पर हमले का प्रतीक बन गया, और इसने उनके अंदर आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत करने का जज्बा भर दिया। तो जैसा कि कहा जाता है, 1911 का दिल्ली दरबार सिर्फ एक शाही जलसा नहीं था, ये अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध का और आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों की उस अटूट भावना का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। तो आखिर में ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये भव्य तमाशा ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का पीक था, उसका शिखर था, या फिर अनजाने में ही सही ये उनके अंत की शुरुआत का बिगुल था? इस सवाल का जवाब इतिहास की किताबों में आज भी ढूंढा जाता है।